नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग आदिकाल के 40 कथन तक कर चुके थे जो हमारे विद्वानों के दिए गए हैं। ये हमारा कुछ सार रहा इस टाइप से कि हम लोग कैसे कैसे कवर कर रहे हैं, और ये आपके एग्ज़ाम्स रहे जिससे रिलेटेड ये कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आजकल जो थोड़ा सा एक विवाद वाला मुद्दा बना है वो है यूजीसी नेट वाला, कि अब ये नहीं होगा। 1956 के बाद से लेकर 2025 तक में अब इसे चेंज किया जा रहा है। अब तक में हो रहे थे तो इनको लेकर इनसे ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये यूजीसी नेट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो प्रोफेसर बनने के लिए होगा ना भाई, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो जो होगा हमारे लिए वही सही है। और एक बात, अगर हमने हिंदी से पढ़ाई की है तो थोड़ी न है कि हमें कोई और सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हिंदी भाई हमको प्रोफेसर का बनना है तो हिंदी से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे ना। बुक हमारे वही होंगे, पुस्तक हमारे वही होंगे, कंटेंट हमारे वही होंगे। कुछ मॉडिफाई किया जाएगा, पेपर 1 के साथ हो सकता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हमेशा बनाए रखना है, परेशान नहीं होना है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो हमने आदिकाल तक के 40 कथन किए थे, आगे से हम अभी करेंगे। देखते हैं 40 नंबर के बाद हमारा कथन वर्ण रत्नाकर से हमें करना था ना। मैंने बताया था कि वर्ण रत्नाकर। हाँ, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ण रत्नाकर के संबंध में विद्वानों के क्या कुछ कथन है बहुत महत्वपूर्ण। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं, हिंदी गद्य के विकास में राउर बेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का भी योगदान कम नहीं कहा जा सकता। तो किसने कहा है ये, आप लोग इसको ना यहाँ पे इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये किसी के कथन के सामने ये और यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये मैंने टाइपिंग किया है तो नहीं किया है, बाकी ये डॉक्टर नगेंद्र जी के कथन है। बच्चन सिंह कहते हैं, 13वीं-14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की काई हटाकर लोक भाषाएं निर्मल जल की तरह दिखाई पड़ने लगी थी और उन्होंने अपने को साहित्यिक प्रयोग के लिए सक्षम बना लिया था। तो किसका कथन है वर्ण रत्नाकर को लेकर? बच्चन सिंह का। आगे फिर बच्चन सिंह कहते हैं, इसमें ना तो अपभ्रंश का वह व्याकरणिक ढांचा है और ना ही कृत्रिम शब्दावली। तत्सम के संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से होने लगा। किसकी में? तो ये वर्ण रत्नाकर में। अब देख लेते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में अन्य विद्वान क्या कहते हैं। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण आप लोग को पता है कि ये दामोदर शर्मा जी की रचना है। ऊपर वाला जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वर्ण रत्नाकर, ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी की रचना है। ये सब तो आपको पता ही होंगे। डॉक्टर नगेंद्र जिसमें कहते हैं कि वेद पढ़ब, स्मृति अभ्यासिब, पुराण देखब, धर्म करब, इसमें गद और पद दोनों, यानी कि ये पंक्तियां जो यहाँ पे दी गई है ना, ये डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं इसके संबंध में, इसमें गद और पद दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की पढ़ी हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। आगे मुनिजिन विजय जी कहते हैं, उक्ति शब्द का अर्थ लोक लौकिक अर्थात लोक व्यवहार में प्रयुक्त भाषा पद्धति, जिसे हम हिंदी में बोली कह सकते हैं। लोक भाषात्मक उक्ति की जो व्यक्ति अर्थात व्यक्तता स्पष्टीकरण करें वह है क्या? उक्ति व्यक्ति शास्त्र। तो इसके बारे में उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में कौन कह रहे हैं? तो ये मुनिजिन विजय जी कह रहे हैं कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, उक्ति व्यक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें से आपको एक चीज़ और भी समझ में आ रहे हैं, कुछ कोटेशंस आगे पीछे मिले हुए ही हैं, क्योंकि ये जब हम किताब से निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि जिस बात के बारे में एक बार उल्लेख किया जाता है फिर दोबारा उनके बारे में उल्लेख नहीं किया जाता है। तो इसे समझाने के लिए लेखक भी चीज़ों को कहीं ना कहीं उसमें जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे राउरवेल के बारे में। राउरवेल के संबंध में बच्चन सिंह कहते हैं, बेली बेली शब्द संस्कृत के बेली या बल्ली शब्द से बना है, जिसका अर्थ है काव्य की वह लता जो कीर्ति या श्रृंगार के सहारे
ऊपर उठती है और फैलती है। तो ये बच्चन सिंह किसके बारे में कह रहे हैं, तो ये राउर बेल के बारे में कह रहे हैं। आगे फिर बच्चन सिंह ही कहते हैं राउर बेली का अर्थ बच्चन सिंह ने राजविलास बताया है या फिर दिया है। राउल का अर्थ, फिर ये सारे कथन जो है बच्चन सिंह के ही से अलग अलग मैंने एक ही जगह रख दिया है। राउल का अर्थ संभवतः राजा होता है, बेली का अर्थ विलास होता है, राउर बेली का अर्थ हुआ राजविलास। यह सामंती विलास, राजविलास कह सकते हैं, यह सामंती विलास की विकृत का अच्छा नमूना है। सामंती विलास की विकृति का जो है ये एक अच्छा नमूना है क्या, राउर बेल। ये कौन कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे कोटेशंस बने थे बच्चन सिंह के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे कहते हैं कलचुरी नरेश कर्ण की एक रानी हुई थी, इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा। उसके आधार पर राउर बेली को उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। यह श्रीलंकन भोज परमार के संरक्षण में किया गया प्रतीत होता है। किसके बारे में कह रहा है, राउर बेल के बारे में। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं राउर बेल हिंदी की गद्य मिश्रित चंपू परंपरा का प्राचीनतम रचना है। गद्य मिश्रित चंपू परंपरा का प्राचीनतम रचना किसने माना है राउर बेल को, तो विश्वनाथ प्रसाद ने। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं राउर बेल के बारे में, इसमें देश का 6 विभिन्न अंचलों की 7 कन्याओं का वर्णन है। इसमें राउल नामक नायिका का नक्सिक वर्णन है। राउर बेल से नक्सिक वर्णन की परंपरा की शुरुआत हिंदी में होती है। कीर्तिलता के बारे में देखते हैं क्या कुछ कहते हैं विद्वान। उस समय, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उस समय के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत और यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, कीर्तिलता के बारे में कहा जा रहा है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है कि सौभाग्यवश विद्यापति की कीर्तिलता में प्रेक्षेप नहीं हो सका और उसमें थोड़ी बहुत ताजगी बची रह गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पदावली के बारे में बहुत सारे विद्वान बहुत कुछ कहते हैं, देख लेते हैं एक दफा इसको भी। श्याम सुंदर दास हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। श्याम सुंदर दास। हरिओ जी कहते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा विद्यापति की पदावली को पढ़कर। बच्चन सिंह कहते हैं पदावली के बारे में, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश तन्मयीभूत करते ही तन्मयीभूत करने की क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है और कल भी रहेगी। आज भी लोकप्रिय है, कल भी लोकप्रिय रहेगी। बच्चन सिंह ने पदावली के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने विद्यापति के बारे में कहा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। विद्यापति के बारे में फिर ये पदावली के संबंध में था। अब तक मैं यहाँ पे ये विद्यापति के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। बच्चन सिंह फिर कहते हैं कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रत्यार्थ लिखी गई थी तो पदावली स्वांतः सुखाय और शिव सिंह लखमा देवी के प्रत्यार्थ में, यानी कि इसके संरक्षण में लिखी गई थी। तो ये जाकर के यहाँ पे जो ये दिया जा रहा है, कीर्तिलता कीर्ति सिंह और पदावली जो है वो शिव सिंह लखमा देवी के प्रत्यार्थ में, यानी कि लखमा देवी के संसर्ग में आकर ये विद्यापति पदावली लिखी गई थी। ये कहे जा रहे हैं ये दोनों के बारे में, ठीक है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खुजराहो के
खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। बच्चन सिंह फिर कहते हैं, देश भाषा में लिखी पहली रचना पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। आगे विद्यापति के संबंध में गुलाब रॉय कहते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पदों पर श्रृंगार भावना ने विजय प्राप्त कर ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेग में लोटपोट हो जाते थे। तो ये मेरा रहा विद्यापति तक ही आज करते हैं। आगे अमीर खुसरो को देखेंगे, और अमीर खुसरो करवा दें क्या, अमीर खुसरो तक कर लेते हैं, फिर पृथ्वीराज राजोत्सव से आगे दूसरी क्लासेस में करेंगे। हम देख लेते हैं अमीर खुसरो के संबंध में। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि पहली रचना की इस शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा है। शुक्ल जी कहते हैं, उनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध है, उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा है। गुलाब रॉय कहते हैं अमीर खुसरो के बारे में, खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर रचना की। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्वान है। वे सही अर्थों में जन कवि हैं। सही अर्थों में जन कवि खुसरो को किसने माना है? गुलाब रॉय ने। शुक्ल जी आगे कहते हैं, विद्यापति और अमीर खुसरो को आदिकाल के फुटकल कवियों में जगह दी और कहा है कि ये जनमानस पर छूट-फूट प्रभाव ही पैदा कर सके। किसके बारे में? विद्यापति। आप लोग को भी पता है शुक्ल जी ने विद्यापति को और अमीर खुसरो को फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा। इनको लगता है कि बहुत कम प्रभाव डाला इस वजह से। डॉक्टर नगेंद्र आगे कहते हैं, अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व ना दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से इनकी पहेलियां साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सारे कथन। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कथन बहुत बार परीक्षा में देखे गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो रह बात आगे पृथ्वीराज रासो को देखेंगे, परमाल रासो, विशल देव रासो, ये सब कुछ हम आगे करेंगे। एक क्लासेस हमारी और बनेंगी जो कि हमारे आदिकाल के ऊपर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा न्यू चैनल्स है, तो इसे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस आप लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण हुए हैं, क्या कुछ इसके साथ और जोड़ा जा सकता है। और इसके साथ साथ आरपीएससी या फिर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग से मॉक टेस्ट क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।